नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे नए YouTube चैनल कैटलिस्ट एकेडमी में। हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ को रिवाइज करते हुए हम आगे देखते हैं क्या है। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ था समान ताप व समान विमा पर समान ताप व समान विमा पर, समान विमा का मतलब क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? किसी भी तार की, किसी भी चालक तार की लंबाई और मोटाई में फर्क नहीं होना चाहिए। वो सेम तार या सेम लंबाई पे सेम मोटाई का होना चाहिए और उसका तापमान भी समान होना चाहिए, यानी कि वो हीट नहीं करना चाहिए। समान ताप या समान विमा पर किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये हमने पढ़ा था, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है और यहां पे जो स्थिरांक आएगा V बराबर IR। R यहां पे क्या होता है? प्रतिरोध। I के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। I यहां पे विद्युत धारा है। V यहां पे विभवांतर या फिर इसको बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट और इसको बोलते हो रेजिस्टेंस। विभवांतर का मात्रक आपको पता ही है, अपन क्या पढ़ा है? वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक आपको पता ही है, एम्पियर। लास्ट क्लास में अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दोनों के बारे में। अब प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपके ओम। ओम को अपन इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। ओम का जो मात्रक होता है वो आपके ये वाला होता है। ओम का जो मात्रक होता है वो ये वाला होता है, अपने को ये नहीं लगाना है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है? इसके बीच में आपको ये भी बता दिया था मैंने, V और I के बीच में जो ग्राफ बनता है वो अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो I और V के बीच में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा? R के बराबर होगा। यानी इसकी जो ढाल बनेगी वो किसके बराबर होगी? R के बराबर होगी। तो एक चीज और ध्यान रखना, इसमें कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं। V और I के बीच में जब ग्राफ बनेगा तो उसकी स्लोप R होगी। अगर ग्राफ I और V के बीच में बन रहा है, I में V के बीच में ग्राफ बनता है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनता है क्योंकि दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बट I और V के बीच में जब ग्राफ बनेगा और उसकी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी? 1/r हो जाएगी। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, I और V के बीच की स्लोप क्या होती है, I और V के बीच की ढाल क्या होती है? तो स्लोप जो बनेगी इसके बीच में 1/r बनेगी, तथा V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा तो उसकी स्लोप जो होगी वो R के बराबर होगी। अब प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है किसी भी धारा प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा होती है या धारा प्रवाह में कोई उसको रुकावट पैदा करता है, उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। धारा प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को
प्रतिरोध कहते हैं। धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी कंडक्टिंग वायर में या किसी भी चालक तार में जो धारा प्रवाह हो रही है और उस प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसको अपन क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। इसको डिनोट करते हैं अपन या इसको प्रदर्शित जो करते हैं कैपिटल आर से करते हैं। इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो कैपिटल आर से किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होगा आपके ओम, या फिर इसको इस साइन के द्वारा अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे धारा प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा होती है उसको प्रतिरोध कहेंगे। इसको डिनोटेड बाय आर से इसको डिनोट करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। और सर्किट में जब अपने को प्रतिरोध बताना हो किसी भी सर्किट में, तो सर्किट में या परिपथ में अपन जो प्रतिरोध बताएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह का जो चिन्ह आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे कि ये कोई ना कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, ये कोई ना कोई प्रतिरोध लगा हुआ है। इसको इस साइन के द्वारा अपन क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। तो धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है। इसका जो मात्रक है वो ओम होता है और इसे किसी भी सर्किट या परिपथ में अपन इस हिसाब से प्रदर्शित करते हैं। और आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V अपॉन आई इसको ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट पर एम्पियर। यह इसका जो मात्रक आपको बताइए, आर का मात्रक अभी बता दिया मैंने। आर की जो यूनिट है, आर की जो यूनिट बताइए आपको, क्या बताइए? ओम, या फिर ये आपका साइन। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने क्या पढ़ा? ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में प्रतिरोध क्या होता है वो पढ़ा। प्रतिरोध धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक ओम है और इसको सर्किट में इस साइन से इसको लिखा जाता है। साइन से क्यों लिखा जाता है? अगर यहाँ से कोई जाएगा तो उसको पहले चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर यानी कि उसके प्रवाह में क्या उत्पन्न हो रही है? बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इसी प्रकार इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ये अपन ने बता दिया। अगर कोई विद्यार्थी इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा अभी प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या प्रतिरोध को कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं, या फिर बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला इसमें फर्स्ट पॉइंट लेंगे। सबसे पहले अपने टेम्परेचर को समान रखकर, यानी कि अगर टेम्परेचर सेम है ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर समान ताप पर, समान ताप पर यानी कि किसी कंडक्टर का अपना टेम्परेचर सेम रखा हुआ है तो इसमें क्या क्या बदलाव करेंगे जिससे रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आएगा लेंथ, लंबाई पर। तो किसी भी रेजिस्टेंस की दोस्तों जो लंबाई होती है वो प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर अपन प्रतिरोध की लंबाई बढ़ाएंगे, लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर किसी प्रतिरोध की लंबाई बढ़ाई है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर किसी रेजिस्टेंस की लंबाई कम की है अपन ने तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ये रास्ता पार करके जाना है। अगर इसकी मैं लेंथ बढ़ा दूं तो ये लेंथ क्या होगी? डबल होगी। अब इनको जाने में क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी कि लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस की लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इसी प्रकार से जब रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो अपने को जो ग्राफ प्राप्त होता है वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, क्योंकि अपने को पता है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी ग्राफ बनाते हैं तो अपने को वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। सेकंड फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट क्या होती है? देखो अपने यहां जितने भी वायर आते हैं सारे के सारे सिलेंड्रिकल शेप में आते हैं, इसी टाइप के वायर आते हैं। इसका जो ये एरिया होता है ऊपर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये अपन देख सकते हैं एक तरह की क्या है, ये एक तरह का सर्कल है। अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो रेजिस्टेंस को ये किस प्रकार डिफाइन करता है? एक तरह से इसको मोटाई भी ले सकते हैं। अगर एक की मोटाई ये है, अगर दो को मिला देंगे तो उसकी मोटाई बड़ी हो जाएगी। तो उसमें रेजिस्टेंस किस प्रकार से प्रभावित करेगा? तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। मतलब अगर किसी का एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर किसी का एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर किसी का एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। किसी का एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर किसी गेट है, उस गेट में से निकलने वाले बच्चों की संख्या उस गेट के एरिया पर ही डिपेंड करेगी। अगर गेट बड़ा है तो उसमें से ज्यादा स्टूडेंट निकल पाएंगे, और गेट छोटा है तो उसमें से कम स्टूडेंट निकल पाएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए है, अगर उसको गेट निकलने के लिए ज्यादा मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गया यानी कंडक्टिविटी बढ़ गई। अगर एरिया घटा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आर और ए के बीच में ग्राफ जब बनता है वो आपके इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो ये आपके दो चीजें हैं, एक तो लंबाई पर, एक इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। दूसरी जो चीज है इसमें आपके टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए, उसमें अपन दोनों में टेम्परेचर को सेम रखा है, दोनों वायर के लिए टेम्परेचर को क्या रखा है? सेम रखा है। अगर अपन टेम्परेचर के साथ लें और टेम्परेचर को चेंज करते हुए चले, भाई टेम्परेचर भी चेंज करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो टेम्परेचर के लिए तीन टाइप से देखना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले कंडक्टर पर। कंडक्टर यानी सुचालक पर। सुचालक पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा? सुचालक कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। जैसे मान लो हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सारे क्या हो गए? आपके सुचालक हो गए, कंडक्टर हो गए। अगर इसमें क्या किया जाए, अगर किसी भी सुचालक का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, किसी भी सुचालक का टेम्परेचर क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपने इंसुलेटर या कुचालक के बारे में। कुचालक कौन से सब्सटेंस होते हैं? प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा। यानी प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इंसुलेटर को इंसुलेटर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें फ्री आयन है ही नहीं। इसमें फ्री आयन है ही नहीं तो मुक्त क्या करेगा? तो इस पर कोई भी टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर इसको टेम्परेचर बढ़ा दो चाहे कम कर दो, इसका जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम जो रहता है वो ही रहेगा। रेजिस्टेंस पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्री आयन है ही नहीं। फ्री आयन नहीं होंगे तो तब तक इसमें ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या ना रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? मैक्सिमम होता है, अधिकतम। ठीक है। तीसरी जो चीज आएगी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अर्धचालक। जैसे कि सिलिकॉन है,
जर्मेनियम है। ये चीजें कौन सी होती है? अर्धचालक होती है। इनमें कंडक्टर के और नॉन कंडक्टर के दोनों ही गुण पाए जाते हैं। तो इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी सेमीकंडक्टर का अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको कैसे समझना है? जैसे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर में फ्री आयन होते नहीं है। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही सेमीकंडक्टर का अपन टेम्परेचर क्या बढ़ाते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से क्या होते हैं? फ्री आयन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही क्या करते हैं? वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। फ्लो करते हैं तो उसमें से क्या होता है? धारा बहनी शुरू हो जाती है। धारा बहनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलेटर या कुचालक पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कंडक्टर सुचालक पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो रेजिस्टेंस आपके निर्भर करता है, पहला, अगर तापमान को समान रखा जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, तो लंबाई जो होती है, लंबाई के क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। वेयर एज क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या होता है? ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। अगर एरिया को कम किया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक दूसरे के विपरीत होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों के बीच का ग्राफ मैं आपको बता चुका हूं। अगर ग्राफ पेपर में आता है तो इन दोनों के बीच में आपको ग्राफ भी मैं बता चुका हूं। तीसरा प्रभाव है टेम्परेचर का। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है? अगर कंडक्टर है, अगर कोई सुचालक पर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंसुलेटर पर टेम्परेचर चाहे बढ़ा दो चाहे कम कर दो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्टिव होगा, नो इफेक्ट रहेगा। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किस प्रकार से होगा मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए और भी क्लासेस लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कैटलिस्ट एकेडमी में आते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब जो भी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।